अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? होपफुली आप सब बहुत अच्छे फिट एंड फाइन होंगे। आपकी प्रैक्टिस बड़ी अच्छी चल रही होगी। हम MA2 की जो किट का सेशन है वो स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें ये प्रॉब्लम आती है कि सर प्रैक्टिस किट जो है वो हमें सम टाइम उसमें कुछ इशू आता है। तो हम लोगों ने ये सोचा कि आप लोगों के लिए MA2 जो ACCA का सब्जेक्ट है उसकी BPP की किट इसको सॉल्व किया जाए आपके लिए। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट एरियाज है वो हम सबसे पहले करेंगे, चूंकि कुछ बच्चों के पेपर्स हैं तो दैट्स वाई हम अभी जो पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं वो रेलिवेंट कॉस्ट का है। रेलिवेंट कॉस्ट क्वेश्चन नंबर 1, इन डिसीजन मेकिंग कॉस्ट विच नीड टू बी कंसिडर्ड आर सेड टू बी रेलिवेंट कॉस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स एसोसिएटेड विद रेलिवेंट कॉस्ट। वो ये पूछ रहा है जी आपकी रेलिवेंट कॉस्ट जो है उसके कौन कौन से फीचर्स हैं। तो हम लोगों को याद होना चाहिए, हमने एक एक्रोनिम पढ़ा था जिसका नाम था आईफैक। और जी आईफैक किस चीज़ का एक्रोनिम है वो मैं थोड़ा सा इधर एक्सप्लेन कर दूं ताकि आपको आने वाले क्वेश्चंस में इजी हो सके। तो आई स्टैंड्स फॉर इंक्रीमेंटल, एफ स्टैंड्स फॉर फ्यूचर, ए स्टैंड्स फॉर अवॉइडेबल एंड सी स्टैंड्स फॉर कैश फ्लो। तो बच्चों हम लोगों ने ये चीज़ डिस्कस की थी कि हमारी जो चीज़ें आइडेंटिफाई करने वाले एलिमेंट्स हैं कि कौन सी कास्ट रेलिवेंट है, उसमें सबसे पहले इंक्रीमेंटल आएगा। कि इंक्रीमेंटल का मतलब ये है कि आपकी वो कास्ट जो है वो फ्यूचर में इंक्रीज होगी, आपकी कास्ट कम नहीं होगी, साइलेंट नहीं रहेगी, स्टे नहीं करेगी, इंक्रीज होगी। और जब हमने एफ की करेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी तो एफ का मतलब था फ्यूचर से रेलिवेंट, वो तमाम कास्ट जो फ्यूचर में आए, जो पास्ट की कास्ट नहीं होंगी। जो देन कम्स जी ए अवॉइडेबल, जो आपके कंट्रोल में होगी, जो जिस चीज़ को आप कंट्रोल कर सकते हो, आप चाहो तो उसको बचा सको, चाहो तो आप उसको स्पेंड कर सको। अगर आप ये डिसीजन ना करते तो आप ये कास्ट इंकर ना करते, आप इस कास्ट को अवॉइड कर सकते थे। तो जिस डिसीजन के हवाले से आप वो कास्ट अवॉइड कर सको वो कास्ट आपकी रेलिवेंट कास्ट होगी। अगर आप उस कास्ट को अवॉइड नहीं कर सको, लाइक फिक्स कास्ट वो तमाम कास्ट हैं जिनको आप अवॉइड नहीं कर सकते, तो वो जी आपकी अनअवॉइडेबल कास्ट है। एंड देन कम कैश फ्लो आइटम होनी चाहिए, लाइक डेप्रिसिएशन एटसेट्रा, इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो आए जी सवाल के ऊपर आते हैं। तो जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है फ्यूचर कॉस्ट, बिल्कुल जी ये रेलिवेंट होती है। नंबर 2 अनअवॉइडेबल कॉस्ट। तो अनअवॉइडेबल कॉस्ट अभी हमने डिस्कस किया कि अनअवॉइडेबल कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट है जो डिसीजन मेकिंग के रेलिवेंट नहीं होती। देन कम इंक्रीमेंटल कॉस्ट, जी इंक्रीमेंटल कॉस्ट भी होगी। एंड देन डिफरेंशियल कॉस्ट, जब हम दो डिसीजंस लेना चाहते हैं तो उनके दरमियान में जो कॉस्ट इनकर होती है ड्यू टू डिफरेंस बिटवीन टू डिसीजंस, तो दिस इज नोन एज डिफरेंशियल कॉस्ट। तो भाई 1, 2 and 1, 3 and 4 is the right answer. So option number C is the right answer. क्वेश्चन नंबर 14.2 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेलिवेंट कॉस्ट फॉर डिसीजन मेकिंग। तो इसमें वो पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा फीचर है जो डिसीजन मेकिंग का रेलिवेंट नहीं है। इसमें हमने रॉन्ग आंसर ढूंढना है। 14.2 में जो रॉन्ग आंसर है वो हमारा सही आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 14.1 में हमने देखा कि कौन से फीचर हैं, और क्वेश्चन नंबर 14.2 में वो ये पूछ रहा है कि कौन सा फीचर रेलिवेंट कॉस्ट का नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 डिफरेंशियल कास्ट, बिल्कुल जी ये डिसीजन मेकिंग के टॉपिक में रेलिवेंट कास्ट का फीचर है। हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में भी ये डिस्कस किया है। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर बी कमिटेड कास्ट, जी बिल्कुल ये एक ऐसी कास्ट है जो आप ऑलरेडी कमिटमेंट कर चुके हैं, जो आप ऑलरेडी प्रॉमिस या वादा कर चुके हैं। ऐसी कास्ट जो ऑलरेडी कमिटेड हो उसका नए डिसीजन के साथ किसी किस्म का कोई रिलेशन ताल्लुक नहीं होता, क्योंकि आप नया डिसीजन करें या ना करें, आपने जो चीज़ की कमिटमेंट कर ली है वो आपको हर सूरत में पे करनी ही पड़ेगी। बेसिकली जो कमिटेड कास्ट है वो संक कास्ट या पास्ट कास्ट भी होती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अपॉर्चुनिटी कास्ट भी रेलिवेंट होती है और इंक्रीमेंटल कास्ट भी रेलिवेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 14.3, यू आर करंटली एम्प्लॉयड एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट इन एन इंश्योरेंस कंपनी, यू आर कंटेम्पलेटिंग स्टार्टिंग योर ओन बिजनेस। आप ऑलरेडी किसी कंपनी में जॉब कर रहे थे, कंपनी इंश्योरेंस कंपनी थी, उधर एज एन मैनेजमेंट अकाउंटेंट जॉब कर रहे थे, और आपके माइंड में ये बात आई कि मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करूंगा।
In considering whether or not to start your own business, what type of cost would your current salary level be considered to be? तो बेसिकली जो आप अभी एग्जिस्टिंग सैलरी ले रहे हैं उसके बारे में वो पूछना चाह रहा है कि आपने ये जो फैसला लेना है कि आप अपना बिजनेस स्टार्ट करें कि नहीं, तो करंट सैलरी नीचे वाली दी गई ऑप्शन में से किस में आती है। तो हम इस सिनेरियो को समझने की कोशिश करते हैं जी। करंट सिचुएशन जो है उसमें आप कर रहे हैं जॉब, और जॉब से आप ले रहे हैं सैलरी। अब दूसरी ऑप्शन आपके पास है, जो डिसीजन आपने लेना है, जिसके लिए रेलिवेंट कॉस्ट का फैसला करना है कि कौन सी रेलिवेंट कॉस्ट होगी या नहीं होगी, तो वो है जी आपका बिजनेस। अब इस बिजनेस को करने के लिए आप जो ये वाली सैलरी ले रहे हो ये क्या होगी, तो भाई ये वन बाय वन हम ऑप्शंस देख लेते हैं। ये संक कास्ट बिल्कुल नहीं जी, संक कास्ट नहीं हो सकती, क्योंकि सैलरी आप ले रहे हैं और फ्यूचर में भी लेते रहेंगे। एंड इंक्रीमेंटल कास्ट बिल्कुल नहीं, इंक्रीमेंटल कास्ट वो होती है जो किसी फैसला लेने की वजह से आए। तो जब आप बिजनेस करेंगे तो डेफिनेटली वो जो आप सैलरी ले रहे हैं ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं कि वो इंक्रीज हो या इंक्रीमेंटल कॉस्ट के कॉन्टेक्स्ट में आए। देन कम जी एन इरेलीवेंट कॉस्ट, बिल्कुल जी इरेलीवेंट कॉस्ट नहीं होएगी। लास्ट ऑप्शन जो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, दिस इज द राइट आंसर, बिकॉज आप एक अपॉर्चुनिटी जो कि बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटी है इसको अवेल करना चाह रहे हो, और इसको अवेल करने के लिए आप जो सैलरी वाली ऑप्शन है इसको छोड़ रहे हैं। तो भाई जब एक ऑप्शन को, ऑप्शन नंबर बी को हासिल करने के लिए ऑप्शन नंबर ए को छोड़ा जाए, तो दिस इज नोन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड दिस इज रेलिवेंट टू डिसीजन मेकिंग। 14.4 एस इज कंसिडरिंग स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस एंड शी हैज ऑलरेडी स्पेंड $5,000 on market research and intends to spend a further 2,000 in the assessment of the relevant cost of the decision to set up the business. What are the market research cost considered to be? अच्छा जी, एस ने एक बिजनेस स्टार्ट किया और उसके कॉन्टेक्स्ट में वो ऑलरेडी रिसर्च कर चुकी है 5,000, और अभी वो 2,000 की जो रिसर्च कॉस्ट है वो मजीद इंकर करना चाह रही है। तो डिसीजन मेकिंग के कॉन्टेक्स्ट में वो आपसे ये पूछना चाह रहा है कि जो उसने ऊपर कॉस्ट इंकर की हैं ये क्या है। तो बच्चों इस तरह का सवाल जब भी आप आए आपने क्या करना है कि आपने सारी कॉस्ट को नोट डाउन कर लेना है। हम लिख लेंगे जी इसमें, इस क्वेश्चन के सिनेरियो में उन्होंने हमें कौन सी कास्ट दी है। तो नंबर 1 हमारी जो 5,000 की कास्ट है, $5,000। नंबर 2 हमारी 2,000 की कास्ट है। तो हम इनको बारी बारी देख लेते हैं कि कौन सी कास्ट रेलिवेंट है और कौन सी कास्ट रेलिवेंट नहीं है। तो ये जो 5,000 की कास्ट है ये तो है इररेलिवेंट। उसकी वजह क्या है, हम अभी जब सिनेरियो में देखते हैं तो वो कह रहा है सिनेरियो शी हैज़ ऑलरेडी स्पेंट। तो जो चीज़ ऑलरेडी स्पेंड कर दी हो वो पास्ट कास्ट होती है, वो संक कास्ट होती है। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि आईफैक के कॉन्टेक्स्ट में ये इंक्रीमेंटल कॉस्ट नहीं है, सो दिस इज इरेलीवेंट। वाइल ऑन दी अदर हैंड जो 2,000 है वो स्पेंड करना चाह रही है, अभी वो फ्यूचर में करेगी, तो इसके ऊपर पूरा आईफैक लगता है। ये इंक्रीमेंटल भी है, ये फ्यूचर भी है, ये अवॉइडेबल भी है, अगर वो चाहे तो इसको बचा सकती है, और कैश फ्लो की नेचर की भी है ये। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ए संक कॉस्ट ऑफ 5,000 एंड एन इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ 2,000। Question number 14.5. A firm has some material which originally cost $45,000. It has a scrap value of $12,500, but if reworked at a cost of $7,500, it could be sold for $70,500. There is no other foreseen use for the material. तो भाई जब भी इस तरह का सवाल है, लास्ट टाइम भी मैंने डिस्कस किया कि आपने तमाम कास्ट को लिख लेना है। नंबर 1 14,500 की है जो कि ओरिजिनल कॉस्ट है इसकी, सो दिस इज़ इररेलीवेंट बिकॉज ये हमारी पास्ट या संक कास्ट है। देन नंबर 2 पे इसकी 12,500 ये है जी स्क्रैप वैल्यू। तो याद रखिएगा कि अगर किसी भी प्रोजेक्ट में किसी भी डिसीजन मेकिंग में ऐसी चीज़ आ जाए कि उसका कोई भी और इस्तेमाल नहीं है और उसकी स्क्रैप वैल्यू है, तो देन स्क्रैप वैल्यू इज़ ओवर रेलिवेंट कॉस्ट। तो ये आपने बात हमेशा याद रखनी है। तो चूंकि वो इस प्रोजेक्ट में कह रहा है कि इसका कोई और इस्तेमाल नज़र नहीं आ रहा, तो दैट्स वाई ये तो हमारी रेलिवेंट कॉस्ट होगी, यानी कि 12,500, या अगर इसके अलावा भी सिनेरियो में कोई और ऑप्शन दी हुई है तो क्या हम 12,500 को वेल करेंगे
या उससे अच्छी ऑप्शन कोई अवेलेबल है तो हम उसको इस्तेमाल करेंगे। तो अभी तक आपने ये माइंड में बैठा लें कि जिधर हम सिनेरियो में पहुंचे हैं 12,500 तो मिनिमम हमारी रेलिवेंट कॉस्ट बनेगी। इससे बेटर ऑप्शन अगर हमें ना मिली तो यही रेलिवेंट कॉस्ट है। ऑप्शन नंबर 3 में हमें वो ये कह रहा है कि अगर हम इसके ऊपर मजीद 7500 का काम करवाएंगे तो हम इसे कितने का बेच सकेंगे, 17,500 का। सो बच्चों 17,500 का हम इसे बेच सकेंगे। सो ये बेहतर ऑप्शन नज़र आ रही है 12,500 से। लेकिन 17,500 का बेचने के लिए अगर आपने इतने का सेल करना है तो आपको इसके ऊपर एक्सपेंस करना पड़ेगा मज़ीद, जो कि है 7,500 का। तो बेटा जब 17,500 का बेचने के लिए हम 7,500 का एक्सपेंस इंकर करेंगे तो बेसिकली हमें कितने का फ़ायदा होगा, 10,000 का। तो हम इसको कितने का बेच पाएंगे, ओरिजिनली प्रॉफिट हम कितना कमा पाएंगे, 10,000 का। तो आप मुझे बताइए कि एक ऑप्शन 10,000 है, एक ऑप्शन है 12,500 का। बगैर काम करवाए हम इसको 12,500 का बेच सकते हैं, और अगर हम काम करवाएंगे तो इसको हम 10,000 का बेच सकते हैं। सो 12,500 इज़ बेटर ऑप्शन। तो डेफिनेटली कोई भी डिसीजन मेकर ऐसा नहीं होएगा कि जो अपना $2,500 का लॉस करेगा। आजकल तो वैसे ही डॉलर की जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 14.6, सबसे पहले हम क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ा करेंगे जी। इस हैबिट को डेवलप करें। जब भी आप पहले क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि एग्जामिनर क्या चाहता है आपसे। देन आप सिनेरियो को पढ़ेंगे तो जिधर भी आपको आंसर मिलेगा फटाफट से आपके माइंड में क्लिक हो जाएगा, आपका टाइम सेव हो जाएगा। इसमें वो आपसे रेलिवेंट कॉस्ट मांग रहा है मटेरियल की। तो मटेरियल 600 kg, इसकी हमें रेलिवेंट कॉस्ट फाइंड करनी है। सिनेरियो को पढ़ लेते हैं। वो कह रहा है यूर कंपनी रेगुलरली यूज मटेरियल एक्स हम रेगुलर इस्तेमाल में हैं। करंटली हैज़ इन इन्वेंट्री 500 kg हमारे पास पड़ा और उसकी 1500 कॉस्ट थी जो कि हमने 2 हफ्ते पहले खरीदा था। तो बच्चों सबसे पहले आपने सारी कास्ट को लिखना शुरू कर देना है। 1500 जो हमारी वो इररेलेवेंट कास्ट होगी, चूंकि ये पास्ट कास्ट है, संक कास्ट है, ये हमारी इररेलेवेंट है। नेक्स्ट वो कह रहा है जी इफ दिस वर टू बी सोल्ड एज रॉ मटेरियल, अगर हम इसको बेचेंगे इट कुड बी सोल्ड टुडे फॉर $2 पर kg। तो $2 पर kg ये हमारी स्क्रैप वैल्यू है। अब सवाल इधर ये पैदा होता है कि हम इसको स्क्रैप क्यों करेंगे। हम इसको स्क्रैप नहीं करेंगे बिकॉज ये हमारा रेगुलर यूज में है, तो हम इसको स्क्रैप नहीं करेंगे। सो ये भी हमारी इररेलेवेंट कास्ट बन रही है। जिस तरह हमारी 1500 ऊपर वाली इररेलेवेंट है, ये भी हमारी इररेलेवेंट है। You are aware that the material can be bought on the open market for 3.25 per kg। अच्छा जी, अब वो कह रहा है कि ये जो $3.25 है ये रिप्लेसमेंट कॉस्ट है, किसी मटेरियल को रिप्लेस करने की कॉस्ट या न्यू परचेज प्राइस। बेसिकली द कॉन्सेप्ट इज न्यू परचेज प्राइस ये है। तो भाई बिल्कुल हमारे केस में 600 kg हमें रिक्वायर है, हमारे पास 500 kg पड़ा हुआ है, लेकिन ये वाला 500 kg रेगुलर यूज में है। तो जो ये 600 kg हमें रिक्वायर है ये हम न्यू परचेज करेंगे। तो 600 kg मल्टीप्लाइड बाय $3.25 जो कि हमारा आंसर $1,950 आएगा। दिस इज आवर राइट आंसर। अब इस सवाल में एक थोड़ी सी प्रॉब्लम मजीद है। वो प्रॉब्लम क्या है वो हम आगे पढ़ लेते हैं जी। वो प्रॉब्लम ये है कि मटेरियल एक्स टू बी यूज इन ए जॉब फॉर अ कस्टमर बट इट मस्ट बी परचेज इन क्वांटिटीज ऑफ 1000 kg। वो कहता है कि ये मटेरियल हमें 1000 kg से कम मिलेगा ही नहीं। जो हमारा वेंडर है, जो हमारा सप्लायर है, वो कह रहा है जी ये मटेरियल आप लॉट में या बैच में खरीदिए, हम हमारी जो MOQ है मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी वो 1000 kg है। तो बेसिकली अब बच्चों आपके जहन में ये आ रहा होगा कि 1000 kg मल्टीप्लाइड बाय $3.25, तो हमारी कास्ट तो ये आनी चाहिए। तो बच्चों चूंकि ये मटेरियल रेगुलर यूज में है हम इसको परचेज इसी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग करेंगे, लेकिन 600 kg हमारा 600 इंटू 3.25 ये जो है ये हमारा इस प्रोजेक्ट में यूज हो जाएगा। 400 kg इंटू 3.25 ये हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट में यूज हो जाएगा बिकॉज मटेरियल इज इन रेगुलर यूज। तो जब भी मटेरियल रेगुलर यूज में हो वो आपका नेक्स्ट प्रोजेक्ट में इस्तेमाल हो सकता है। सो दिस इज आवर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14.7, ये भी इसकी रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं जी। सबसे पहले इन द असेसमेंट ऑफ द रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ द डिसीजन टू एक्सेप्ट द स्पेशल ऑर्डर व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ मटेरियल के। मटेरियल के की कॉस्ट हमें फाइंड करनी है।
रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ द मटेरियल के हमें फाइंड करनी है और कुछ स्पेशल ऑर्डर हम रिसीव कर रहे हैं। सिनेरियो की तरफ जाते हैं जी। X Limited has 500 kg of material K in inventory for which it paid 2000। तो भाई ये 2000 फटाफट से उसी तरह सारी कास्ट नोट करेंगे। 2000 इज इरेलीवेंट फॉर द डिसीजन मेकिंग बिकॉज इट्स कॉस्ट और संक कॉस्ट। जी नेक्स्ट, द मटेरियल इज नो लॉन्गर इन द यूज। मटेरियल का कोई भी इस्तेमाल नहीं है, तो हम देखेंगे क्या इसकी स्क्रैप वैल्यू है इन द कंपनी एंड कुड बी सोल्ड फॉर $1.5 पर केजी। तो $1.5 पर केजी इज स्क्रैप वैल्यू। तो बच्चों ये मटेरियल के अगर आगे सिनेरियो में कहीं पर इस्तेमाल हुआ तो हमारे पास जो 500 केजी है वो हम इस्तेमाल कर सकेंगे रेलिवेंट कॉस्ट के कॉन्टेक्स्ट में at $1.5। X Limited is considering taking on a single special order which will require 800 kg of material। X Limited को actually 800 kg का मटेरियल चाहिए। The current purchase price of material K is $5 पर kg। तो जो $5 है ये है जी रिप्लेसमेंट कॉस्ट, या इसको हम न्यू परचेज प्राइस भी कहते हैं। तो अब चाहिए हमें कितना, 800 केजी। हमारे पास अवेलेबल कितना है, हमारे पास अवेलेबल है जी 500 केजी। जी ये क्वेश्चन में दिया हुआ 500 केजी हमारे पास अवेलेबल है। एडिशनल हम कितना परचेज करेंगे, 300 केजी। तो ये 500 केजी क्यों हम प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं, बिकॉज इसका कोई रेगुलर यूज नहीं है, और इसका रेगुलर यूज नहीं बट इसकी स्क्रैप वैल्यू तो है, तो हम इसको एट 1.5 लेंगे। तो 500 मटेरियल एट 500 केजी एट $1.5 एंड जो 300 हमारे पास नहीं पड़ा हुआ इसकी क्या होगी जी, न्यू परचेज प्राइस। तो इसको हम नए पे खरीदेंगे मल्टीप्लाइड बाय $5। तो बच्चों इसकी आप कैलकुलेशन कर लीजिए। तो इसका जो आंसर है वो हम देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ 750 एंड एन इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ $1500। तो जो इसकी कैलकुलेशन है वो 750 आ रही है, क्योंकि आप अपॉर्चुनिटी अवेल कर रहे हैं स्क्रैप वैल्यू को छोड़ के प्रोजेक्ट नए में इस्तेमाल करने की। नंबर 2 इसकी ये 1500 जो है वो इंक्रीमेंटल कॉस्ट आएगी जो कि आपने परचेज करना ही करना है। रिक्वायरमेंट देख लेंगे इसकी। सबसे पहले व्हाट इज द रेलिवेंट कॉस्ट पर केजी ऑफ मटेरियल एक्स इन द वैल्यूएशन ऑफ द स्पेशल ऑर्डर। जो मटेरियल एक्स है इसकी हमें कॉस्ट निकालनी है, क्या होगी, रेलिवेंट कॉस्ट का क्वेश्चन है। तो आप सिनेरियो की तरफ आ जाते हैं। ए कंपनी इज कंसिडरिंग द यूज ऑफ मटेरियल एक्स। कंपनी मटेरियल एक्स को इस्तेमाल करना चाह रही है किसी स्पेशल ऑर्डर में। ए सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ मटेरियल विच इज यूज्ड रेगुलरली बाय द कंपनी इन इट्स नॉर्मल बिजनेस इज अवेलेबल। सो बेटा मटेरियल अवेलेबल है, मटेरियल अवेलेबल है। तो जब मटेरियल अवेलेबल हो तो सेकंड स्टेप हमने देखना होता है कि क्या वो रेगुलर यूज में है या नहीं। अगर तो वो रेगुलर यूज में है तो फिर उसकी जो न्यू परचेज प्राइस होती है या उसको हम रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी कहते हैं, वो हमारी रेलिवेंट कॉस्ट होती है। तो भाई इस सिनेरियो में हम लोग ये देख चुके हैं कि मटेरियल एक्स इन्वेंट्री में अवेलेबल है सफिशिएंट क्वांटिटी में, बट वो रेगुलर यूज है। तो भाई ऑप्शन नंबर ए जो है ये तो आंसर नहीं होगा। कॉस्ट ऑफ द लास्ट परचेज प्राइस, लास्ट परचेज प्राइस तो हमारी ऑलवेज संक कॉस्ट होती है, नील ऐसा भी पॉसिबल नहीं, बिकॉज ऐसा कहीं पर भी नहीं बताया गया कि ये मटेरियल जो है वो रेगुलर यूज में भी नहीं है और इसकी स्क्रैप प्राइस भी नहीं है। देन जी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, जो कि रिप्लेसमेंट कॉस्ट है। जब आप इसको रिप्लेस करने के लिए जाएंगे देन जी सेलेबल वैल्यू डेफिनेटली ये भी हमारी रेलिवेंट कॉस्ट नहीं होगी। अच्छा जी ये इसकी रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं क्या कह रहा है। इन ए पीरियड व्हेन डायरेक्ट लेबर इज रिस्ट्रिक्टेड इन सप्लाई विच ऑफ द फॉलोइंग रैंक्स द प्रोडक्ट फ्रॉम द मोस्ट प्रॉफिटेबल टू द लीस्ट प्रॉफिटेबल अकॉर्डिंग टू यूज ऑफ डायरेक्ट लेबर। तो जी ये रैंकिंग का क्वेश्चन है। इसके लिए आपको 4 स्टेप्स याद होने चाहिए कि सबसे पहला स्टेप हमने लिमिटिंग फैक्टर आइडेंटिफाई करना होता है कि हमारा कौन सी ऐसी चीज़ है जो लिमिटेड है। देन हमने कंट्रीब्यूशन फाइंड करना होता है, कंट्रीब्यूशन और हमारा जो प्रॉफिट है जो भी अवेलेबल हो हमने वो फाइंड करना है। देन नंबर 3
कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर, कि हमें वो जो लिमिटिंग फैक्टर है जो हमने ऑप्शन नंबर 1 में फाइंड किया है वो कितना कंट्रीब्यूशन देता है। एंड देन नंबर 4, उनकी बेसिस पर जिस प्रोडक्ट में हमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन मिल रहा होगा हमने उसको सबसे पहले बनाना है, उसकी बेस पर हम स्टेप नंबर 4 में रैंकिंग कर लेंगे। तो चलें जी, आए देखते हैं इस क्वेश्चन को। प्रोडक्ट्स हैं आपको दी हुई, प्रोडक्ट M है, देन F है एंड S है। अच्छा जी, इसकी सेल्स प्राइस दी हुई है, सेलिंग प्राइस 129, 137 एंड 141। अब मैं इसका जब डायरेक्ट कॉस्ट ऑल वेरिएबल कॉस्ट निकालूंगा ताकि मुझे कंट्रीब्यूशन मिल जाए, तो कंट्रीब्यूशन के लिए मुझे कौन कौन सी चीज़ें लेनी पड़ेंगी? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड वेरिएबल ओवरहेड्स, यानी कि ऑल वेरिएबल कॉस्ट मुझे लेनी पड़ेंगी। तो भाई जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मैं देखूंगा जी इसमें इसकी कितनी कॉस्ट बन रही है वेरिएबल जो टोटल है। तो इसको जी टोटल कर लेते हैं, 32 प्लस 30 प्लस 10, सो दिस इज 72। इसकी वेरिएबल कॉस्ट 72 बन रही है जी। नेक्स्ट 16 प्लस 36 प्लस 12, दिस इज 64 एंड देन 40 प्लस 24 प्लस 8, दिस इज 72। तो इनको लेस करके मैं इसका कंट्रीब्यूशन फाइंड कर लूँगा। तो कंट्रीब्यूशन जब फाइंड करेंगे तो 129 माइनस 72, दिस इज 57, 137 माइनस 64, दिस इज 73 एंड 141 माइनस 72, दिस इज 69। तो जी ये हमारा जो दूसरा स्टेप है ये तो हो चुका है। पहला स्टेप चूंकि बड़ा क्लियर मेंशन था इधर के जो लेबर है ये रिस्ट्रिक्टेड इन सप्लाई है, लेबर रिस्ट्रिक्टेड इन सप्लाई है, तो पहला जो स्टेप है वो बड़ा क्लियरली मेंशन है। तो हमारा पहला स्टेप और दूसरा स्टेप ये क्लियर हो चुका है। अब हम तीसरे स्टेप की तरफ आते हैं कि कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर। तो लिमिटिंग फैक्टर क्या है जी? लिमिटिंग फैक्टर है लेबर। तो लेबर हम देख लेते हैं कितनी लगती है। लेबर इधर क्वेश्चन में बताया हुआ है कि $6 पर आवर की है, लेबर लग रही है $6 की, लेबर का रेट तो गिवन है, और प्रोडक्ट एम के ऊपर टोटल लेबर लगती है $30 की, वाइल प्रोडक्ट एफ के ऊपर लेबर लग रही है जी 36 की, एंड प्रोडक्ट एस के ऊपर लेबर लग रही है 24 की। तो बच्चों ये टोटल प्राइस दी हुई है, आपको फाइंड करना है कि मेरी एम के ऊपर कितने आवर्स की लेबर लग रही है। तो पर आवर रेट आपका चूंकि $6 दिया हुआ है, तो एम के ऊपर अगर मैं $6 के साथ इसको डिवाइड करूं तो मेरे पास आंसर आता है 5 आवर्स, 5 घंटे लगेंगे, क्योंकि 6 घंटे तो $1 का रेट है, टोटल उसके ऊपर $30 लग रहे हैं, तो मैं इसको डिवाइड कर दूंगा तो 5 आवर्स मेरे पास आ जाएगा। तो कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर is 5 hours for product M। देन इसको भी हम इसी तरह करेंगे, इसका 6 आ जाएगा और इसको भी डिवाइडेड बाय 6, इसके 4 आवर्स आ जाएंगे। तो जी ये आ जाएगा आपके पास $6 एंड देन $4। तो सॉरी, इस स्टेप में हमने ये किया जी, इस स्टेप में हमने कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर नहीं निकाला, इस स्टेप में हमने निकाल लिया लेबर कितनी रिक्वायर्ड है, लेबर कितनी रिक्वायर्ड है। अब हम निकालेंगे जी कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर। तो आपने क्या करना है कि कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय लिमिटिंग फैक्टर, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय लिमिटिंग फैक्टर। तो 57 को जब हम डिवाइड करेंगे 5 के ऊपर तो ये आएगा जी 11.4 फॉर प्रोडक्ट एम, एंड देन 73 को आप डिवाइड करेंगे 6 के ऊपर तो ये आएगा 12.16, एंड 69 डिवाइडेड बाय 4, दिस कम्स 17.25। तो भाई इधर से मुझे ये पता चल गया कि अगर मैं प्रोडक्ट टेस्ट बनाऊंगा तो मुझे कंट्रीब्यूशन मिलेगा पर लिमिटिंग फैक्टर, यानी कि 1 घंटा लेबर का इस्तेमाल करके जो मुझे कंट्रीब्यूशन मिलेगा वो 17.25 है फॉर प्रोडक्ट एस, 12.16 है प्रोडक्ट एफ के लिए,
एंड एम के लिए है 11.4। तो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन मुझे किधर से मिल रहा है? प्रोडक्ट एस से। तो सबसे पहले किसको बनाऊंगा मैं? प्रोडक्ट एस को, उसके बाद प्रोडक्ट एफ से एंड उसके बाद प्रोडक्ट एम से। सो एस एफ एम, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इसकी रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। इसमें वो कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग और लिमिटिंग फैक्टर, हमें लिमिटिंग फैक्टर आइडेंटिफाई करना है, यानी कि जो हमने ऊपर ऑप्शन हमने स्टेप्स डिस्कस किए थे 4, उसका पहला स्टेप ही हमें आइडेंटिफाई करना है। तो हम देख लेते हैं जी, इसमें क्या है स्नैरी में। ए कंपनी मेक्स अ सिंगल प्रोडक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग सिंगल प्रोडक्ट फॉर विच कॉस्ट डिटेल्स आर एज फॉलोज। डायरेक्ट मटेरियल जो है $8 का लग रहा है और 1 यूनिट के ऊपर 72 का लगता है। तो अगर हम ये निकालें कि कितनी रिक्वायरमेंट है मटेरियल की, तो मटेरियल की रिक्वायरमेंट बेटा 72 डॉलर का वो लग रहा है टोटल एक प्रोडक्ट के ऊपर, और 1 लीटर की प्राइस जो है वो $8 है। तो हम इस 72 को डिवाइड करके इसका आंसर 9 लीटर्स पर प्रोडक्ट जो रिक्वायरमेंट है वो मटेरियल की है। देन कम्स जी लेबर। लेबर की रिक्वायरमेंट भी हम देख लेते हैं पर जो प्रोडक्ट है वो कितनी है। 49 डॉलर्स की लेबर रिक्वायर्ड है फॉर अ सिंगल प्रोडक्ट, वाइल एक और की जो प्राइस है वो $7 है। तो आप इसको भी निकाल सकते हैं, 7 आवर्स की जो रिक्वायरमेंट है वो लेबर की है। तो अभी हमने निकाल लिया जी मटेरियल की जो रिक्वायरमेंट है फॉर अ सिंगल प्रोडक्ट इज़ 9 लीटर्स एंड लेबर की जो रिक्वायरमेंट है फॉर अ सिंगल प्रोडक्ट इज़ 7 आवर्स। अच्छा जी, अब हम आगे देख लेते हैं प्रोडक्शन ओवरहेड या टोटल प्रोडक्शन कास्ट को हम इसमें इग्नोर करेंगे चूंकि इसके हवाले से उसने कोई ऐसा डाटा नहीं दिया हुआ। द प्रोडक्ट इज पेरिशेबल एंड नो स्टॉक्स इन्वेंट्री आर हेल्ड, किसी भी किस्म की हमारे पास इन्वेंट्री नहीं है। डिमांड फॉर द नेक्स्ट प्रोडक्ट विल बी फॉर द नेक्स्ट पीरियड विल बी 2000 यूनिट्स, यानी कि जो हमारी डिमांड है 9 लीटर पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय 2000 यूनिट्स जो कि क्वांटिटी टोटल है, एंड लेबर के 9 आवर्स मल्टीप्लाइड बाय 2000 यूनिट्स। तो लेबर के भाइयों हमें रिक्वायर्ड है 14,000 आवर्स एंड मटेरियल के हमें रिक्वायर्ड है 18,000 लीटर्स। अच्छा जी, अब हम देख लेते हैं हमारे पास अवेलेबिलिटी कितनी है। अवेलेबिलिटी ऑफ द मटेरियल यूनिट्स बट ओनली 16,000 लीटर्स, हमारे पास कितना पड़ा हुआ है? सिर्फ 16,000 लीटर पड़ा हुआ है। सो इसका मतलब है 2,000 हमारे पास शॉर्ट है जो कि मटेरियल है, वाइल लेबर जो है वो 15,000 आर है। लेबर हमारे पास 15,000 आर है, तो लेबर हमारे पास एडिशनल 1,000 मौजूद है। सो मटेरियल इज इन शॉर्ट सप्लाई। क्वेश्चन नंबर 14.11 रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे सबसे पहले। व्हाट इज द रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ लेबर, लेबर की रेलिवेंट कॉस्ट हमें फाइंड करनी है किसी प्रोजेक्ट के लिए। अब सिनेरियो की तरफ आ जाएं। ए कंपनी इज लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट, इन ऑर्डर टू मैन्युफैक्चर दिस प्रोडक्ट 2 टाइप्स ऑफ लेबर आर रिक्वायर्ड। कोई कंपनी है वो नई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रही है, 2 तरह की लेबर चाहिए, स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड। तो हमें चूंकि लेबर की कॉस्ट फाइंड करनी है, सो हमें स्किल्ड की कॉस्ट का भी पता होना चाहिए और सेमी स्किल्ड का भी पता होना चाहिए कि वो कितने की मिलेगी हमारे प्रोजेक्ट के लिए। द न्यू प्रोडक्ट रिक्वायर्स 5 आवर ऑफ स्किल्ड लेबर एंड 5 आवर्स ऑफ सेमी स्किल्ड लेबर। दोनों जो लेबर हैं वो 5 और ईच के हिसाब से हमें रिक्वायर हैं। अच्छा जी, हमें ये तो पता चल गया कि लेबर की कितनी यूनिट्स रिक्वायर्ड हैं। स्किल्ड के लिए भी 5 घंटे और सेमी स्किल्ड के लिए भी 5 घंटे। अब हमें रेट फाइंड करना है इनका। स्किल्ड एम्प्लॉय इज करंटली पेड $10 पर आवर। जो स्किल्ड एम्प्लॉय है वो $10 पर घंटे के हिसाब से भी पे किया जा रहा है, बट दिस इज आवर पास्ट और संक कास्ट। अगर अगर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर ये $10 फ्यूचर में भी पे किए जा रहे हैं तो फिर हम इसको बोलेंगे कि ये पास्ट या संक कास्ट नहीं है। लेकिन चूंकि ये अभी जब हम स्किल्ड से काम करवा रहे हैं तो इनको $10 के हिसाब से पे कर रहे हैं, सो हम उनको कर चुके हैं ये। नेक्स्ट देखते हैं जी, शुड ही शी वर्क ऑन दी न्यू प्रोडक्ट, ए रिप्लेसमेंट वुड हैव टू बी obtained एट द $9 पर आवर। अगर हम नए प्रोडक्ट पर लेके आएंगे तो इसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट जो है वो $9 होगी। तो फॉर द वर्क विच वुड अदरवाइज बी डन बाय द स्किल्ड एम्प्लॉय, तो भाइयों वो जो काम है वो स्किल्ड एम्प्लॉय ही करेंगे। सो इसका मतलब ये है
कि अगर हम स्किल्ड लेबर को उठाते हैं और इस प्रोजेक्ट पर लेकर आते हैं जो कि हमने नया लॉन्च करना है, तो पिछला काम जिसको हम छोड़ के आ रहे हैं वो वाला काम भी स्किल्ड एम्प्लॉइज ही करेंगे। सो बेसिकली हमें न्यू स्किल्ड लेबर हायर करनी है। तो जो नई स्किल्ड लेबर हायर करनी है उसका रेट क्या है, 9। सो स्किल्ड लेबर की जो कॉस्ट है 5 मल्टीप्लाइड बाय 9 इज इक्वल टू $45। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाते हैं। द करंट रेट ऑफ सेमी स्किल्ड वर्क इज $5। सेमी स्किल्ड जो है वो $5 के हिसाब से ले रहे हैं। एंड एन एडिशनल एम्प्लॉय वुड बी अपॉइंटेड, इसके लिए भी हमें नया बंदा ही लेना पड़ेगा। तो इसकी जो प्राइस है वो $5 है। तो 5 इंटू 5 इज इक्वल टू $25 फॉर सेमी स्किल्ड। तो जब हम इन दोनों का टोटल करेंगे तो दिस इज $70। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14.2 रिक्वायरमेंट की तरफ आएंगे। इन ए पीरियड व्हेन डायरेक्ट मटेरियल इज रिस्ट्रिक्टेड इन सप्लाई, डायरेक्ट मटेरियल शॉर्ट सप्लाई में है, विच ऑफ द फॉलोइंग रैंक्स द प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल यूज ऑफ द मटेरियल। रैंकिंग करनी है, तो जब भी हमने रैंकिंग करनी है हमारे पास 4 स्टेप्स होने चाहिए। नंबर 1 वही लिमिटिंग फैक्टर को आइडेंटिफाई करना, नंबर 2 कंट्रीब्यूशन फाइंड करना, नंबर 3 कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर, एंड नंबर 4 आपने रैंकिंग करनी है। तो इस क्वेश्चन में नंबर 1 स्टेप हमारा ऑलरेडी सॉल्व्ड है जो कि मटेरियल है। तो हमारा जो मटेरियल है वो इन शॉर्ट सप्लाई है। हमें ये तो पता चल गया कि लिमिटिंग फैक्टर कौन सा है। आगे आ जाते हैं जी नंबर 2 स्टेप की तरफ, जो कि हमें कंट्रीब्यूशन निकालना है। तो 3 प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट जे, प्रोडक्ट के एंड प्रोडक्ट एल। सेलिंग प्राइस का पता होना चाहिए जी। जब हमें सेलिंग प्राइस का पता होगा तो ही हम कंट्रीब्यूशन फाइंड कर सकेंगे, क्योंकि कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला आपको पता है, काफ़ी देर से आप इसको पढ़ रहे हैं कि कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस लेस वेरिएबल कॉस्ट। तो अब हम इसकी वेरिएबल कॉस्ट लिखेंगे। तो वेरिएबल कॉस्ट का मतलब है ऑल वेरिएबल कॉस्ट, ये बात आपने याद रखनी है। तो ऑल वेरिएबल कॉस्ट इस कॉन्टेक्स्ट में डायरेक्ट मटेरियल एंड अदर वेरिएबल कॉस्ट आएंगी। तो इसमें हम जब डायरेक्ट मटेरियल और अदर वेरिएबल कॉस्ट को ऐड करेंगे तो हम 22 प्लस 84 जो कि 106 एंड 86 फॉर प्रोडक्ट के जो कि $14 एंड 72 को हमने ऐड किया, एंड देन $77 फॉर प्रोडक्ट एल जो कि हमने 26 और 51 को ऐड किया। तो बच्चों इसको हम लेस कर लेंगे, जो वेरिएबल कॉस्ट है इसको हम सेलिंग प्राइस से जब लेस करेंगे तो हमारा कंट्रीब्यूशन जो है वो प्रोडक्ट जे आ जाएगा $34 एंड $36 फॉर प्रोडक्ट के एंड $57 फॉर द प्रोडक्ट एल। तो ये हमारा आ गया जी कंट्रीब्यूशन। अब हमें क्या फाइंड करना है, लिमिटिंग फैक्टर की रिक्वायरमेंट, कि लिमिटिंग फैक्टर कितना इस्तेमाल हो रहा है, लिमिटिंग फैक्टर कितना यूज़ हो रहा है, इसकी यूजेज कितनी है। तो इसकी यूजेज जी मटेरियल वैसे ही हम फाइंड करेंगे जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने फाइंड किया था। हम इसको सेपरेट इधर वर्किंग कर लेते हैं, प्रोडक्ट जे, प्रोडक्ट के एंड प्रोडक्ट एल। तो प्रोडक्ट जितनी भी हैं उसकी प्राइस $2 पर केजी है। प्रोडक्ट जे पे जो मटेरियल यूज़ हो रहा है वो $22 का यूज़ हो रहा है। तो एक जो केजी है वो अगर $2 का है तो 22 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 11 केजी। एंड इसी तरह $14 का इधर एंड $26 का इधर, तो $14 डिवाइडेड बाई 2 एंड $26 डिवाइडेड बाई 2, इसका आंसर जी 7 केजी आ जाएगा एंड इसका आंसर 13 केजी आ जाएगा। तो हमें इधर लिमिटिंग फैक्टर का यूज़ मिल गया 11 केजी, 7 केजी एंड 13 केजी। अच्छा जी, अब हमने फाइंड करना है कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर। तो इसका मतलब है कि कंट्रीब्यूशन को डिवाइड करना है हमने लिमिटिंग फैक्टर के ऊपर, यानी कि ये जो स्टेप हमने किया था इसको डिवाइड कर देना है इस स्टेप के ऊपर। तो बेसिकली 34 डिवाइडेड बाय 11, 36 डिवाइडेड बाय 7 एंड 57 डिवाइडेड बाय 13। तो हम ये स्टेप कर लेते हैं जी, इसकी कैलकुलेशन निकाल लेते हैं और देखते हैं क्या आंसर आता है इसका जी। इधर जी मेरा आंसर आ जाएगा 3.09 कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर, इधर मेरा आंसर आ जाएगा 5.14 एंड $4.39 फॉर प्रोडक्ट एल। तो बच्चों अब मुझे देखनी है लास्ट स्टेप क्या निकालना है, रैंकिंग वाला।
तो भाई ये प्रोडक्ट एल मुझे दे रही है पर लिमिटिंग फैक्टर फ़ायदा $3.09 का, प्रोडक्ट के दे रही है मुझे 5.14 का, एंड प्रोडक्ट एल दे रही है $4.39 का। तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा मुझे प्रोडक्ट के से हासिल हो रहा है जो कि $5.11 है। सबसे पहले मैं इसको बनाऊंगा, उसके बाद अगर मेरा को टाइम बचा, मेरा को मटेरियल बचा, तो मैं ये प्रोडक्ट एल को बनाऊंगा, एंड उसके बाद अगर कोई मेरा बचा तो देन प्रोडक्ट के को बनाऊंगा। सो बेसिकली माय आंसर इज के, एल एंड जे। के, एल एंड जे, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। व्हाट इज द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन फॉर प्रोडक्ट मिक्स? तो इस सवाल में बेसिकली हमने जो पहले 1 to 4 स्टेप्स किए थे हमें वो भी करना है, प्लस एडिशनल स्टेप नंबर 5 करके हमें जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का प्लान है वो बताना पड़ेगा कि सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मेरा किधर होगा। तो देख लेते हैं जी। ड्यू टू इंडस्ट्रियल एक्शन ओनली 26 लेबर आवर्स आर अवेलेबल इन कंट्रोल पीरियड। तो हमारे पास जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द लिमिटिंग फैक्टर है, विच इज़ लेबर इन और दिस केस। व्हेन एक्सपेक्टेड डिमांड इज 700 यूनिट्स ऑफ ईच प्रोडक्ट, फिक्स कॉस्ट 1700 दी हुई है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हमें फाइंड करनी है। ऊपर जो प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट स्क्रैच, प्रोडक्ट पर एंड प्रोडक्ट बस, इनका कॉन्ट्रीब्यूशन एंड लेबर की रिक्वायरमेंट हमें गिवन है। सो ये डायरेक्टली हम स्टेप 1 हमने फाइंड कर लिया जो कि लेबर का है। स्टेप नंबर 2 फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, वो गिवन है ऑलरेडी, यूनिट कंट्रीब्यूशन गिवन है। स्टेप नंबर 3 जो है कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर हम फाइंड कर लेते हैं जी। कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर, तो तीनों प्रोडक्ट्स का बारी बारी निकाल लेते हैं जी, एस का, पी का एंड बी का। तो एस का कंट्रीब्यूशन है जी 6, पी का कंट्रीब्यूशन है 7, इसका कंट्रीब्यूशन 8 है। पर लिमिटिंग फैक्टर निकालने के लिए हम इसके यूजेज पे डिवाइड कर देंगे। तो लेबर आवर्स की रिक्वायरमेंट जो एस के लिए वो 2 आवर्स है, इसके लिए 3 आवर्स एंड इसके लिए भी 3 आवर्स है। तो कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर हमारा आ जाएगा इधर 3, इधर आ जाएगा हमारा जी 2.33 एंड इधर आ जाएगा 2.67। तो सबसे ज़्यादा मुझे फ़ायदा किधर से मिल रहा है? अगर मैं रैंकिंग करूँ तो सबसे पहले मैं प्रोडक्ट कौन सी बनाऊंगा? एस, ये नंबर 1 पे। देन प्रोडक्ट बी जो कि 2.67 का दे रही है। अगर मेरे पास कोई लेबर आवर बचे एस को बनाने के बाद तो मैं प्रोडक्ट बी को बनाऊंगा, फिर अगर कोई बचे तो फिर मैं प्रोडक्ट पी को बनाऊंगा। तो भाइयों हम देख लेते हैं कि अब इसकी जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है वो कैसे होएगी। हमारी जो डिमांड है वो है जी 700 यूनिट्स। कितनी डिमांड है जी? 700 यूनिट्स। तो अब हम देख लेते हैं कि सबसे पहले हमने बनाना है प्रोडक्ट एस को। नंबर 1 हम बनाएंगे प्रोडक्ट एस को। तो देख लेते हैं जी, एस के 700 यूनिट्स की रिक्वायरमेंट है जो कि उसने ईच प्रोडक्ट का वर्ड किया है, यानी कि हमें एस के लिए भी 700 रिक्वायर्ड है, पी के लिए भी 700 रिक्वायर्ड है एंड बी के लिए भी 700 रिक्वायर्ड है। तो नंबर 1 हमने चूंकि एस बनानी है तो एस के लिए 700 यूनिट्स, तो मल्टीप्लाइड बाय इसकी रिक्वायरमेंट कितनी थी जी पर यूनिट की, जो कि इसने दी हुई है इस क्वेश्चन में 2। तो हम 700 इंटू 2 जो अपने अवेलेबल आवर्स हैं उसमें से 1400 आवर्स हम स्पेंड करेंगे प्रोडक्ट एस के ऊपर। तो हम इधर साथ ही एक चार्ट भी बनाते जाते हैं कि हमारे पास अवेलेबल टाइम कितना है। टोटल अवेलेबल टाइम था हमारे पास 2600 आवर्स, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है 2600। तो 2600 जो कि हमारा लिमिटिंग फैक्टर था, इसमें से हमने लेस कर लिए प्रोडक्ट एस के लिए अवेलेबल आवर्स, जो कि हमने ये 1400 निकाले हैं, लेस करेंगे हम 1400, तो हमारे पास जो पेंडिंग आवर हैं वो रह जाएंगे 1200। रिमेनिंग आवर्स है हमारे पास 1200। अब ये जो 1200 यूनिट्स हैं जो प्रोडक्ट बी नंबर 2 पे रैंकिंग थी, हम इसको निकालेंगे। तो प्रोडक्ट नंबर 2 रैंकिंग वाली थी बी, तो भाइयों इसके भी 700 यूनिट्स रिक्वायर हैं। इसके भी कितने रिक्वायर हैं? 700। तो इसके लिए आवर्स कितने लगते हैं? मल्टीप्लाइड बाय 3। सो बेसिकली इसके लिए हमें चाहिए रिक्वायरमेंट 2100 आवर्स की, सॉरी 2100 आवर्स की, जो कि हमारे पास अवेलेबल नहीं। सो अवेलेबल आवर्स जो पेंडिंग है वो कितने हैं जी? 1200। तो 1200 आवर्स में पर यूनिट की रिक्वायरमेंट 3 के हिसाब से हम डिवाइड करके जितने यूनिट्स बनते हैं वो बना लेंगे, जो कि 400 यूनिट्स हैं। सो बेसिकली
हम इसके ये वाले 1200 यूनिट्स भी कंज्यूम कर लेंगे और हमारे पास लेबर और रह जाएंगे 0। सो हमारा जो आंसर बनेगा वो ये बनेगा कि भाई प्रोडक्ट एस के बनेंगे हमारे पास सारे के सारे 700 यूनिट्स, प्रोडक्ट बी के बनेंगे हमारे पास 400 यूनिट्स, एंड प्रोडक्ट जो लास्ट वाला है जी पी उसका हमारे पास बनेगा 0 यूनिट। सो दिस इज आवर राइट आंसर। ये देख लेते हैं जी किस ऑप्शन में है, 7, 400 एंड 0 जी, दिस इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर जी। क्वेश्चन नंबर 14.14 रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। व्हाट इज द रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ यूजिंग द कंपोनेंट करंटली हेल्ड इन इन्वेंटरी फॉर दिस प्रोडक्ट कॉन्ट्रैक्ट। रेलिवेंट कॉस्ट निकालनी है हमें। इसमें जो लिमिटिंग फैक्टर का क्वेश्चन वो नहीं है जी, रेलिवेंट कॉस्ट देखेंगे तो वही जितनी भी कॉस्ट हमें दी हुई है हम उनको नोट डाउन कर लेंगे, इसी जो फार्मूला पर हम अमल करेंगे। एन इंजीनियरिंग कंपनी हैज़ बीन ऑफर्ड द अपॉर्चुनिटी टू बिड अ कॉन्ट्रैक्ट विच रिक्वायर्स द स्पेशल कंपोनेंट। एक इंजीनियरिंग कंपनी को प्रोजेक्ट ऑप्ट करना चाह रही है, लेना चाह रही है उसकी बिडिंग के लिए। Then currently the company has a component in inventory which has a net book value of $250। तो सबसे पहली कास्ट आ गई जी $250। तो ये नेट बुक वैल्यू है, तो बुक वैल्यू हमारी ऑलवेज क्या होती है जी, संक कास्ट होती है, ये पास्ट कास्ट होती है। सो दिस इज इररेलेवेंट, तो ये वाली तो जी हमारी रेलिवेंट हो जाएगी। देन दिस कंपोनेंट कुड बी यूज्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट बट वुड रिक्वायर मॉडिफिकेशन एट ए कॉस्ट ऑफ $50। वो कह रहे जी ये जो कंपोनेंट हमारे पास अवेलेबल है ना इन्वेंट्री में, ये इस प्रोडक्ट में यूज़ हो सकता है और इसके लिए मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड है। यानी कि अगर हम इसको इस्तेमाल करेंगे तो हम इसको मॉडिफाई करवाएंगे, हम इसके टैंक की टापे चेंज करवाएंगे, हम इसका साइलेंसर चेंज करवाएंगे, जिसमें हमारी कास्ट आएगी $50। अच्छा जी, तो ये तो हमारी रेलिवेंट कॉस्ट होगी क्योंकि ये इसके ऊपर आई इफेक्ट पूरा लग रहा है। ये इंक्रीमेंटल भी है, अगर हम प्रोजेक्ट पे इस्तेमाल करेंगे इंक्रीज होएगी फ्यूचर में आने वाली, अगर हम ना इस्तेमाल करते इसको हम अवॉइड कर सकते तो ये कैश फ्लो आइटम भी है, कैश आइटम भी है। देन देयर इज नो अदर फोर्सिबल यूज फॉर द कंपोनेंट। भाइयों ये जो कंपोनेंट है इसका कोई भी फोर्सिबल यूज नहीं, हम इसको इस्तेमाल किसी भी काम में नहीं कर सकते एक्सेप्ट दिस प्रोजेक्ट। Alternatively, the company could purchase a new specialist component for the $280। तो भाई हमारे पास दो ऑप्शन है। ऑप्शन क्या है, या तो हम उसको मॉडिफाई करवा के $50 का इस प्रोजेक्ट के न्यू प्रोजेक्ट में यूज कर लें, और दूसरी ऑप्शन ये है या हम उसको 280 का परचेज कर लें। तो अब मुझे बताएं कि सिंपल सी बात है, आप लोगों से अगर मैं ये डिसीजन करने के लिए पूछूं कि एक चीज जो आप $50 की परफॉर्म कर सकते हैं, क्या आप उसको $280 में परफॉर्म करना चाहोगे, तो आपका आंसर होगा नहीं। तो डेफिनेटली जी कंपनी को $50 में फ़ायदा हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर एंड $50 इज़ इट्स रेलिवेंट कॉस्ट। रिक्वायरमेंट की तरफ आ जाएं, विच इज़ द बेस्ट प्रोडक्ट टू बाय इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। तो भाई ये बाय इन का जिधर भी सवाल आ जाए तो मोस्टली ये क्वेश्चन होता है मेक और बाय का, मेक और बाय का, यानी कि प्रोडक्ट मैं खुद बनाऊं, मैन्युफैक्चर करूं, या बाज़ार से खरीद लूं, बाय कर लूं। तो जब हम बाय करते हैं तो हमारी कास्ट आती है, मैन्युफैक्चर करने पे भी हमारी कास्ट आती है, तो बेसिकली हमारी कास्ट में इनकर होएगी। हमें ये देखना है कि हमारी कम कास्ट किधर इनकर होएगी, लेस कॉस्ट किस ऑप्शन में आएगी, बाय करने पे लेस कॉस्ट आएगी या इसको मैन्युफैक्चर करने पे लेस कॉस्ट आएगी। सो बेसिकली हमारी लॉस की जो है वो मिनिमाइजेशन हमने इस पॉइंट ऑफ व्यू में देखनी होती है कि हमारा लॉस, हमारा एक्सपेंस का जो मिनिमाइजेशन है वो कैसे होगा। बहरहाल जी चलिए यहाँ सिनेरियो पे आते हैं। कंपनी मैन्युफैक्चर्स एंड सेल 4 प्रोडक्ट, 4 प्रोडक्ट्स हैं, नीचे दी हुई हैं प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2, 3 एंड 4। द लेबर आर्स अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चर आर रिस्ट्रिक्टेड। लेबर जो है वो रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई में है, यानी कि लिमिटिंग फैक्टर है। बट एनी क्वांटिटीज ऑफ द प्रोडक्ट्स कैन बी बॉट इन फ्रॉम अदर सप्लायर्स। अगर हम खुद नहीं बना सकते चूंकि हमारे पास लेबर शॉर्ट सप्लाई में है, तो हम उसको खरीद सकते हैं, बाय कर सकते हैं दूसरे सप्लायर से टू सेटिस्फाई सेल्स डिमांड। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल। सेलिंग प्राइस गिवन है जी, वेरिएबल कॉस्ट गिवन है, बॉट इन प्राइस यानी कि खरीदने की गिवन है, और लेबर आवर्स की जो रिक्वायरमेंट है वो गिवन है। तो हम वो उसी तरह देख लेंगे जैसे हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन देखते थे, अब हमने देखना है कि हमारी कॉस्ट का सिनेरियो क्या होगा। तो सबसे पहले जी सेलिंग प्राइस चूंकि गिवन है तो हम क्या करेंगे जी, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इसकी देख लेते हैं कितनी है।
वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इसकी गिवन है, प्रोडक्ट बना लेते हैं 1 2 3 एंड 4। तो वेरिएबल कॉस्ट सॉरी सेलिंग प्राइस हमने सबसे पहले लेनी है जी। सेलिंग बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इन प्रोडक्ट्स को देखेंगे कि अगर मैं ये बनाता हूँ, अगर ये मैन्युफैक्चर करता हूँ तो मेरी कॉस्ट कितनी आएगी, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी आएगी, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग वेरिएबल कॉस्ट कितनी मेरी आएगी, वो मैं देख लेता हूँ प्रोडक्ट वाइज 1 2 3 एंड 4। प्रोडक्ट 1 पे मेरे $5 लग रहे हैं, प्रोडक्ट 2 पे 4, प्रोडक्ट 3 पे मेरे 6.5 एंड देन प्रोडक्ट 4 पे 8.5। मतलब अगर ये प्रोडक्ट्स मैं खुद बनाता हूँ तो मेरी ये वाली कॉस्ट इनकर होगी, बट अगर मैं इनको बाय करता हूँ तो मेरी बाइंग प्राइस जो है वो कितनी होगी, वो जी ऊपर गिवन है बाइंग प्राइस $7.5, 6.75, 8.5 एंड $12। तो हम देख लेते हैं कि हमें एडिशनल प्राइस पे करनी पड़ रही है या कम प्राइस पे करनी पड़ रही है। तो डेफिनेटली जी इस सिनेरियो में नज़र आ रहा है हमें एडिशनल प्राइस पे करनी पड़ रही है। प्रोडक्ट 1 के लिए मुझे 2.5 एक्स्ट्रा पे करने पड़ रहे हैं, इसके लिए 2.75, देन अगेन 2 एंड देन 3.5। तो ये वो कॉस्ट हैं जो मुझे एडिशनल पे करना पड़ेंगी अगर मैं इनको बाय करूंगा। तो अगर मैं खुद बना लेता तो मुझे ये वाली कॉस्ट आती, लेकिन चूंकि लेबर शॉर्ट सप्लाई में है, लिमिटिंग फैक्टर है, तो मैं इनको खुद नहीं बना सकता, मुझे ये परचेज करना पड़ेंगे और परचेज करने पे मुझे एक्स्ट्रा कॉस्ट इतनी पड़ रही है पर प्रोडक्ट। अच्छा जी, अब मैं देख लेता हूँ कि मेरे पास लेबर की रिक्वायरमेंट, जो लेबर के आवर्स थे पर यूनिट, लेबर्स आर पर यूनिट, वो कितने लगते थे। तो वो जी ऊपर ये क्वेश्चन में दिए हुए हैं 1.5, 3, 2 एंड 2.5। तो अब उसी तरह जैसे मैं कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर फाइंड करता था कि मुझे एक प्रोडक्ट से कंट्रीब्यूशन कितना मिल रहा है, इधर मैं फाइंड कर लूंगा एक्स्ट्रा कॉस्ट पर लिमिटिंग फैक्टर। तो मुझे एक्स्ट्रा कॉस्ट पर लिमिटिंग फैक्टर पे करना पड़ेगा। बेटा इधर थोड़ा सा समझना है, प्रोसेस सेम है। लास्ट क्वेश्चंस में हम फाइंड करते थे कि हमारा जो लिमिटिंग फैक्टर था वो पर लिमिटिंग फैक्टर हमें कितना कंट्रीब्यूशन देता था, कितना फ़ायदा देता था, कितना प्रॉफिट देता था। बट इधर हम ये चीज़ देख लेंगे कि हमें एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करनी पड़ रही है परचेज करने की वजह से, बाय करने की वजह से। तो बाय करने की वजह से जो पर लिमिटिंग फैक्टर है वो मुझे कितना एडिशनल पे करना पड़ रहा है। तो भाई सिंपल सी बात है, ऊपर दी हुई है मुझे कॉस्ट एंड नीचे दी हुई है मुझे लेबर। तो जो एडिशनल कॉस्ट है, एडिशनल कॉस्ट पर लिमिटिंग फैक्टर $2.5 सॉरी $2.5 डिवाइडेड बाय 1.5 आवर्स, तो ये आ जाएगी जी 1.67, $2.75 डिवाइडेड बाय $3 ये आ जाएगा 0.92, एंड ये तो सीधा सीधा 1 आ जाएगा, एंड देन $3.5 डिवाइडेड बाय 2.5 आवर्स, इसका आंसर आपका आएगा जी 1.4। अब मैं रैंकिंग करूंगा, अब मैं रैंकिंग किस बेस पे करूंगा, रैंकिंग को थोड़ा सा इधर इंपॉर्टेंट है। इधर आप लोगों ने ये चीज आइडेंटिफाई करनी है कि भाई सबसे कम लॉस किधर से होगा, सबसे कम लेस, सबसे जो लो एक्स्ट्रा एक्सपेंस है वो मुझे किधर पे करना पड़ेगा। तो भाई 0.92 ये मेरा सबसे कम एक्सपेंस करवा रही है, 0.92। इसके बाद दूसरी रैंकिंग इसकी बन रही है प्रोडक्ट नंबर 3 की, प्रोडक्ट नंबर 3 पे मुझे $1 पे करना पड़ रहा है। देन प्रोडक्ट नंबर 4 पे थर्ड रैंकिंग एंड प्रोडक्ट नंबर 1 पे जो है वो 5th रैंकिंग। तो भाई जो सबसे कम मेरा नुकसान करवा रही है, जो सबसे कम एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करनी पड़ रही है, वो प्रोडक्ट नंबर 2 में है। सो ऑप्शन नंबर बी इज माय राइट आंसर।